गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन क्या देखो, सबसे पहली बात है ना मेरे दोस्त कि आज की क्लास में जो हम बातें करेंगे ना उसका नाम है टॉप 150 सब्जेक्टिव। और मैं आपको बता देना चाहता हूं ना मेरे दोस्त कि ये हमारा है टॉपर सीरीज, और ये टॉपर सीरीज का हमारा दूसरा क्लास है। और एक्चुअली हमने पहला क्लास ले चुका है, तो जो लोग इसका पहला क्लास नहीं देखे हैं तो टॉपर सीरीज करके हमने एक प्लेलिस्ट बना दिया यूट्यूब पे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। तो वहां से जाना और सारे का सारे क्लासेस को कर देना धुआं धुआं। रिजल्ट ऑटोमेटिक ज्वालामुखी की तरह फटेगा, और हम सबका मिशन है अब की बार 475 से भी प्लस करना, और वो करके रहेंगे मेरे दोस्त, क्योंकि हम सबका सपना है। बस आप हमें प्यार दीजिए, मैं आपको टॉपर का चेहरा दूंगा, ये मेरा वादा है मेरे दोस्त। ठीक है, तो एक बार क्लास को शुरू करने से पहले सबका कमेंट बॉक्स में कमेंट होनी चाहिए 475 प्लस, बाकी हम क्लास को कर देंगे आगाज। ठीक है सर, आ जाइएगा। देखो सर, ये हमारा टॉपर सीरीज का दूसरा क्लास है। हम 150 VVI ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव करवाएंगे सर, जिसका मकसद होगा कि इतना से बाहर नहीं आएगा। और हमने पिछले बार वो करके दिखाया था। हमने पिछला बार मात्र 110 सब्जेक्टिव करवाया था, उसी से लगभग 95% सवाल पूछा था। लेकिन अब की बार हमारा मकसद है कि 110% क्वेश्चन इसी से आनी चाहिए, इसीलिए सर हमने इस सीरीज को कर दिया 150 का सीरीज। ठीक है, बाकी देखते रहना सर इसके साइंस क्लासेस। बाकी हम क्लास को कर देते हैं शुरू। ठीक है सर, आज हमने प्रत्येक क्लास में 10-10 सवाल को हम फोड़ रहे हैं। ठीक है, यानी पहला क्लास में भी हमने 10 क्वेश्चन को फोड़ा है, तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 11 से शुरुआत करेंगे। ठीक है, सवाल नंबर 11 क्या कहता है। इससे पहले कि आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और शाम को 6 बजे, रात को 8 बजे आप हमारे साथ जुड़िए। हम आपकी सपना को करेंगे साकार, और आपकी मम्मी पापा के फिक्र को फक्र में बदल देंगे मेरे दोस्त, ये मेरा वादा है। ठीक है, बाकी सर आते हैं क्लास को कर देते हैं आगाज। ठीक है, आइएगा। पहला सवाल कहता है ना जी कि साबुन और अपमार्जक से आप क्या समझते हैं। साबुन और अपमार्जक से आप क्या समझते हैं, यानी कहने का सेंस है ना कि साबुन किसे कहते हैं और अपमार्जक किसे कहते हैं, ये पूछा है सवाल। ठीक है, तो हम लोग आते हैं, देखते हैं। कहता है क्या कि सबसे पहले हम लोग साबुन का परिभाषा को देखेंगे। तो कहता है लंबी श्रृंखला वाले कार्बोऑक्जेलिक अम्लों या फिर वसा अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं। तू कहेगा रे मास्टर हमरा तो ऊपरे ऊपरे चल गेले। सुनो सुनो, हमने क्या बोला है सर, जरा मेरी बातों पे गौर करना। हमने बोला लंबी श्रृंखला वाले। कैसी श्रृंखला वाले? तो लंबी श्रृंखला वाले क्या? तो कार्बोऑक्जेलिक अम्ल। लंबी श्रृंखला वाले कार्बोऑक्जेलिक अम्ल या वसा अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं। फिर से जरा एक बार मेरे साथ बोलना। तो देखो सर, हम प्रत्येक चीजों को पूरा डीपली तरीका से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सर हमारा मकसद है कि सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन को दिखाना, लेकिन हम पूरा कोशिश करेंगे कि सवाल आपको हम पूरा का पूरा यहीं पे रटवा दें। ठीक है सर, हमने क्या बोला है कि लंबी श्रृंखला वाले कार्बोऑक्जेलिक अम्लों या वसा अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण को क्या कहते हैं? तो साबुन कहते हैं। तो एक बार जरा मेरे साथ बोलना। हमने क्या बोला है कि लंबी श्रृंखला वाले कार्बोऑक्जेलिक अम्लों या वसा अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं। तो हमारा साबुन का परिभाषा हो गया, लेकिन अब हमें अपमार्जक का परिभाषा बताना है। अपमार्जक किसे कहते हैं? तो अपमार्जक बोलता है ना सर कि लंबी श्रृंखला वाले कार्बोऑक्जेलिक अम्ल के अमोनियम एवं सल्फोनेट लवण को अपमार्जक कहते हैं। बस फर्क ये है कि यहां पे अमोनियम एवं सल्फोनेट, यहां पे क्या हो गया? सोडियम अथवा पोटेशियम। यहां पे अमोनियम एवं सल्फोनेट, यहां पे सोडियम अथवा पोटेशियम। तो जब बोलेगा साबुन तो सोडियम और पोटेशियम लवण के, अगर बोलेगा अपमार्जक तो अमोनिया और सल्फोनेट लवण के। हमने क्या बोला है कि साबुन के परिभाषा में सोडियम और पोटेशियम लवण के, और अपमार्जक के परिभाषा में अमोनिया और सल्फोनेट के लवण। ठीक है, बस फर्क यही है। तो एक बार जरा मेरे साथ बोलना। हमने क्या बोला है कि साबुन किसे कहते हैं? तो लंबी श्रृंखला वाले कार्बोऑक्जेलिक अम्लों या वसा
अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवणों को साबुन कहते हैं, और अपमार्जक कहता है कि लंबे श्रृंखला वाले कार्बोऑक्जिलिक अम्ल के अमोनियम एवं सल्फोनेट लवण को अपमार्जक कहते हैं। मेरे दोस्त परिभाषा ऐसा लिखो ना कि मास्टर जब पढ़े ना तो अगर दिल और दिमाग खुश हो जाए। कॉपी में तो सबका सब बच्चा 100 में 100 नंबर लिख करके आता है, लेकिन सबका सब 100 में 100 मिलता है? नहीं मिलता है। एग्जाम दे करके आता है ना तो सबसे पूछना कैसा गया एग्जाम, हमने पूरे भर दिया। रिजल्ट आता तब जरी पूछना कि कितना नंबर आया, तो चेहरा पर रहेगा 12 बजल। सर यही सब चीज़ों को तो सोचना है मेरे दोस्त। आप नकल करके अच्छा डिफिनेशन नहीं लिख सकते हो, नकल करके सिर्फ पास कर सकते हो, टॉपर नहीं बन सकते हो मेरे दोस्त। लेकिन हम सबको टॉपर बनना है। कहता है ना सर, इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो हमें कोशिश करना है, इंतजार नहीं करना है। ठीक है सर, पहला क्वेश्चन का कहानी खत्म हो गया। आते हैं सवाल नंबर 12 की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इतनी गौर फरमाइएगा। कहता है ना कि द्विखंडन और बहुखंडन से आप क्या समझते हैं? जिस प्रकार से साबुन और हमने अपमार्जक का परिभाषा लिखा, ठीक उसी प्रकार बहुखंडन और द्विखंडन और बहुखंडन का परिभाषा लिखना है। ठीक है, द्विखंडन किसे कहते हैं और बहुखंडन किसे कहते हैं? द्विखंडन में जीवों का निर्माण होता है और बहुखंडन में पौधों का निर्माण होता है। हमने कहा बोला जी कि द्विखंडन में जीवों का निर्माण होता है और बहुखंडन में किसका निर्माण होता है? पौधों का निर्माण होता है। द्विखंडन में जीवों का निर्माण होता है और बहुखंडन में पौधों का निर्माण होता है। हमने क्या बोला है सर कि सबसे पहले द्विखंडन का परिभाषा लिखेंगे तो कहता है क्या कि इस विधि में एक कोशिकीय जीव 2 भागों में विभाजित होता है। एक कोशिकीय जीव 2 भागों में विभाजित होता है और प्रत्येक नए जीव का निर्माण करता है। हमने क्या बोला है सर कि द्विखंडन विधि में एक कोशिकीय जीव 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, 2 भागों में बट जाता है, फिर एक प्रत्येक नए जीव का निर्माण करता है। हमने क्या बोला है सर कि इस विधि में एक कोशिकीय जीव 2 भागों में विभाजित होता है। हमारा द्विखंडन की विधि में एक कोशिकीय जीव 2 भागों में क्या होता है? विभाजित होता है। इसके बाद एक नए जीव का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं? तो द्विखंडन कहते हैं। तो जरा एक बार सब कोई मेरे साथ बोलेगा, जहां पे बैठे हो वहीं से बोलना, बट बोलना जरूर मेरे दोस्त, क्योंकि जब आप नहीं बोलोगे सर तो पढ़ेगा कौन? घर में जहां पे बैठे हो ना सर वहीं से बोलना, लगे कि ऑफलाइन वाला फील हो रहा है। हमने क्या बोला है सर कि द्विखंडन किसे कहते हैं? जरा बोलो मेरे साथ। तो कहता है इस विधि में एक कोशिकीय जीव 2 भागों में विभाजित होता है। एक कोशिकीय जीव 2 भागों में विभाजित होता है और प्रत्येक नए जीव का निर्माण करता है। कहानी खत्म हो गया। अब कहता है सर बहुखंडन विधि क्या कहता है? तो कहता है कि इस विधि में एक कोशिकीय जीव कई भागों में विभाजित होता है। एक कोशिकीय जीव कई भागों में विभाजित होता है। द्विखंडन विधि में क्या था? देखो सर, द्विखंडन विधि में जो था ना, एक कोशिकीय जीव 2 भागों में टूटता था। द्विखंडन विधि में एक कोशिकीय जीव 2 भागों में विभाजित होता था, लेकिन यहां पे एक कोशिकीय जीव कई भागों में विभाजित हो जाएगा और प्रत्येक नए जीव जंतु मतलब पौधों का निर्माण करता है। तो हमने बोला सर कि इस विधि में एक कोशिकीय जीव कई भागों में विभाजित होता है और प्रत्येक नए पौधे का निर्माण करता है। उसे क्या कहते हैं? तो बहुखंडन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो बहुखंडन कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? तो द्विखंडन कहते हैं। हमने क्या बोला है? एक बार जरा मेरे साथ बोलना सर। हमने बोला है कि द्विखंडन किसे कहते हैं? तो इस विधि में एक कोशिकीय जीव 2 भागों में विभाजित होता है और प्रत्येक नए जीव का निर्माण करता है। अब जरा सर इसमें आना, इसमें क्या कहता है? हेलो, हाँ बोलिए।
चलिए सर, आइएगा तनी, हमने क्या बोला है सर, हमने बोला है ना कि द्विखंडन विधि में, इस विधि में एक कोशिकीय जीव दो भागों में विभाजित होता है और प्रत्येक नए जीव का निर्माण करता है। और इसमें क्या होता है कि इस विधि में एक कोशिकीय जीव कई भागों में विभाजित होता है और प्रत्येक नए पौधे का निर्माण करता है। एकदम मामला आप बताना मेरे दोस्त कि ये मामला आपके दिल तक गया कि नहीं गया, ये बात आपके दिल और दिमाग तक गया कि नहीं गया। क्योंकि मैं हमेशा से कहता हूं ना मेरे दोस्त कि मैथ और साइंस को आपके दिल खून में दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, ये मेरा वादा है सर। ठीक है, आइएगा जरा सवाल नंबर कितना 13 की तरफ। लेकिन क्वेश्चन नंबर 13 बताने से पहले ना सर एक चीज आपको हम बता देना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे का डिमांड है सर, हमेशा से रहता है, थोड़ा सा हम अपना बिजनेस की भी बात तो कभी कभी कर नहीं ले रहे। देखो सर, जो हम सब्जेक्टिव पूरा पढ़ा रहे हैं ना, इसका पीडीएफ आपको नहीं मिलता है सर। लेकिन हम जो ऑब्जेक्टिव पढ़ाते हैं उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलता है। हम जो यूट्यूब पे ऑब्जेक्टिव पढ़ाते हैं या फिर कोई नोटिफिकेशन जो देते हैं वो आपको टेलीग्राम पे देते हैं। हमारा टेलीग्राम आईडी क्या है? तो मेरा टेलीग्राम आईडी है संदीप कुमार ऑफिशियल। आप अपने टेलीग्राम पे जाना और टेलीग्राम पे जाकर के आप सर्च करना संदीप कुमार ऑफिशियल। जैसे आप टेलीग्राम पे जाकर के सर्च करोगे संदीप कुमार ऑफिशियल, तो मेरा टेलीग्राम आईडी क्या हो जाएगा सर, ये खुल जाएगा। ठीक है, उसे ज्वाइन कर लेना। उसी आईडी को ज्वाइन करना जिसमें लगभग 13,000 से अधिक लोग ज्वाइन है, वो मेरा ऑफिशियल आईडी है। वरना दूसरा का आईडी ज्वाइन करोगे तो दूसरा का जीएफ का फोटो जाएगा, फिर मेरे को मत बोलना कि संदीप कुमार ऐसे ऐसे हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, हाँ, साथ ही सर एक चीज़ आप और फॉलो कर लेना, मेरा इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लेना। ठीक है, वरना रात के सपना में आएंगे और सिस्टम को खराब कर देंगे। संदीप-1842। ठीक है, अब आना सर। और जो हम अभी पढ़ा रहे हैं सब्जेक्टिव, ये आपको यहीं पे लिखना होगा। हम एक बार यहाँ बता देते हैं, आप एक बार इसे लिख लीजिएगा। इसके बाद आपको फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर एग्जाम में जाने से पहले ये 150 क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा और 40 नंबर का सब्जेक्टिव अपने थैली में कर लीजिएगा। बस सिंपल फंडा। लेकिन अब क्या है ना बात मेरे दोस्त कि लोगों का नोट्स का डिमांड होता है, तो हम आपको क्लास 10th की ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स, वो भी चैप्टर वाइज हमने बनाया है सर। सिर्फ मैथ नहीं, क्योंकि मैथ खुद पढ़ाता हूँ, मैथ रटने वाली चीज़ें है नहीं, तो इसलिए सर हम आपको मैथ यूट्यूब पे पढ़ाएंगे, आपको पीडीएफ वुडीएफ नहीं देंगे। ठीक है, मैथ छोड़ करके बाकी ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स, चाहे साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो, चाहे सोशल साइंस में 4-5 बुक हो, चाहे आपको हिंदी बुक या ग्रामर हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे इंग्लिश बुक या ग्रामर हो, वो सबका पीडीएफ नोट्स हमने चैप्टर वाइज बनाया। अगर पीडीएफ की क्वालिटी अगर मैं दिखाऊं सर, तो देखो क्वालिटी आपको ऐसा रहेगा, सारा का सारा परिभाषा एकदम हैवी तरीका से रहेगा और सबका सब आपको सर मेरे तरीका से आपको सब कुछ रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको टाइपिंग किया हुआ रहेगा, फॉर्मेट इसी रहेगा टाइपिंग किया हुआ। ठीक है, लोग फॉर्मेट देखना चाहता है, देख लो सर, ऐसा ही आपको टाइपिंग किया हुआ रहेगा। ठीक है, जो कि सर इसमें हमें लगता है कि लगभग 400 से 500 टीचर इस पीडीएफ को खरीदा है। तो आप सबका ये प्यार है, सपोर्ट है मेरे दोस्त। मैं कहता हूं ना मेरे दोस्त कि आप मुझे प्यार दो, मैं आपको टॉपर का चेहरा दूंगा, ये मेरा वादा है सर। ठीक है, हाँ, जिन किन्हीं को ये पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा सर, तो आपके सामने एक नंबर दिखाई दे रहा होगा 7295 047 33 7। इसी नंबर पे आपको पे फोन चलता है, गूगल पे चलता है, पेटीएम चलता है। साथ ही ये व्हाट्सएप नंबर के डीपी में क्यूआर कोड लगा होगा, आप वो क्यूआर कोड पे भी मात्र 199 रुपया भी ऑफर चल रहा है। ठीक है सर, मात्र 199 रुपया पेमेंट कीजिए और ये सारा का सारा पीडीएफ आप तुरंत मिनट भर के अंदर में व्हाट्सएप पे ले लीजिए। जैसे पेमेंट कीजिएगा और उसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और उसका स्क्रीनशॉट ये वाला व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिएगा और मैसेज में लिख दीजिएगा कि मुझे 10th का नोट्स चाहिए। मिनट से सेकेंड नहीं लगेगा मेरे दोस्त, आपके पास सारा का सारा पीडीएफ फाइल सेंड हो जाएगा। बाकी आप मजे मजे में पढ़ते रहना, सिलेक्शन को 4 चांद लगाते रहना, अपनी मम्मी पापा की फिक्र को फक्र में बदल देना मेरे दोस्त। मेरा मकसद यही है कि आप पढ़ो, वो हर गरीब के घर तक शिक्षा जानी चाहिए जहां पे शिक्षा की आवश्यकता है मेरे दोस्त। ठीक है, चलो सर आते हैं हम लोग सवाल की दुनिया में। ठीक है, जरा क्वेश्चन क्या कहता है गौर फरमाना। सवाल नंबर कितना होगा सर, हमने 13 करवाना था। ठीक है, आइएगा सर क्वेश्चन नंबर 13 कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, और जैसा मेरा प्यार है। कहता है सर उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, इसे उदाहरण भी दीजिए, इसका उदाहरण भी लिखिए। सबसे पहले हमको यह समझना है कि आखिरकार में उभयधर्मी ऑक्साइड होता क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते किसे हैं,
उभयधर्मी ऑक्साइड का मतलब क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड होता क्या है, हमको ये समझना है। तो कहता है कि उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, तो कहता है कि ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करके लवण और जल बनाता है। देखो सर, अम्ल और क्षार, ठीक है, अम्ल और क्षार, ऐसे धातु जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करेगा और बनाएगा क्या, तो बनाएगा सर आपको लवण, और क्या बनाएगा, तो जल बनाएगा। हमने क्या बोला है सर कि वैसे धातु जो अम्ल से भी क्रिया करेगा और क्षार से भी क्रिया करेगा और बनाएगा क्या, लवण और जल बनाएगा, उसे क्या कहेंगे, तो उभयधर्मी ऑक्साइड कहेंगे। हमने क्या बोला है कि वैसे धातु जो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करता है और बनाता है लवण प्लस जल, उसे क्या कहते हैं, तो उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। काहे को रट्टे के मामला फंसेगा रे, रटना फटना नहीं है सर, मैथ और साइंस को रटोगे ना तो जिंदगी रटा जाएगा, लेकिन मैथ और साइंस नहीं रटाएगा सर, ये समझ लो मेरी बातों को। हाँ, क्योंकि कहता है ना मेरे दोस्त कि मुझे मोहब्बत है इस हाथ की 10 अंगुलियां से, मुझे मोहब्बत है इस हाथ की 10 अंगुलियां से, क्योंकि पता ना माँ ने किस अंगुली पकड़कर मुझे चलना सिखाई, माँ ने किस अंगुली पकड़कर मुझे चलना सिखाई। मेरे दोस्त ये आपको समझना होगा सर। सर प्यार करो अपनी मम्मी पापा से, यही वही है जो आपकी सपना के बारे में सोचते हैं, उन्हीं की आंखों में आपका सपना दिखता है मेरे दोस्त, ठीक है। हाँ चलो सर, यहां तक समझ गया। हमने क्या बोला है कि उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, तो ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करके लवण और जल बनाता है उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र होता है Al2O3, क्या होता है, Al2O3। फिर कहता है जिंक ऑक्साइड ZnO, ठीक है सर, इसका 2 उदाहरण हो गया। अगला आइएगा, अगला क्या कहता है, सवाल नंबर 14 की तरफ आइएगा। 14 नंबर सवाल को इतनी गौर फरमाइएगा सर। कहता है डीएनए अनुवांशिकता का आधार है कैसे। आपको पता होनी चाहिए सर कि डीएनए जो है वो अनुवांशिकता का एक आधार है, बट कैसे आधार है, हमको ये समझना है। हमने क्या बोला कि डीएनए जो है वो अनुवांशिकता का एक आधार है, बट कैसे है, हमें ये समझना है। तो कहता है क्या मेरे दोस्त कि डीएनए अनुवांशिकता का आधार है क्योंकि इसका 4-5 रीजन है। डीएनए अनुवांशिकता का आधार है, डीएनए जो है वो अनुवांशिकता का आधार है, लेकिन कैसे है, इसका 4-5 रीजन है। ये कभी कभी आपको लघु उत्तरीय में भी पूछेगा, कभी कभी दीर्घ उत्तरीय में भी पूछेगा सर। जब दीर्घ उत्तरीय में पूछेगा तो इसका आप ऐसे दीर्घ उत्तरीय में पूछता नहीं है, अगर लघु में पूछेगा 2 से 3 गो इसका बता देना रीजन, ठीक है। आइएगा, पहला रीजन क्या कहता है कि इसमें द्विगुणन की क्षमता होती है। डीएनए अनुवांशिकता का जो आधार है उसमें पहला जो रूप है इसमें द्विगुणन होती है। इसमें क्या होता है, द्विगुणन होता है। क्या होता है, द्विगुणन होता है, ठीक है। दूसरी क्या है, ये सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। ये पूरा का पूरा जो है वो कहाँ पाया जाता है, तो वो कोशिका में पाया जाता है। तीसरा, डीएनए की अनुकृत मूल डीएनए अणु की तरह होती है। हमने क्या बोला है, डीएनए की अनुकृत मूल डीएनए अणु की तरह ही होती है। ये सब तुमको परिभाषा कहाँ से मिलेगा सर, नहीं मिलेगा सर। हाँ, ये कब मिलेगा, जब आप बुक को पूरा पढ़ोगे ना सर, तब ये सब जाकर के परिभाषा आपको मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा सर। हाँ, फिर कहता है डीएनए स्वयं एक अनुवांशिक पदार्थ है। हमें बोला है कि डीएनए अनुवांशिकता का एक आधार है, कैसे, तो कहता है क्या मेरे दोस्त कि डीएनए अनुवांशिकता का आधार है क्योंकि पहला रीजन इसमें द्विगुणन की क्षमता होती है। दूसरा रीजन ये सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। तीसरा रीजन डीएनए की अनुकृत मूल डीएनए अणु की तरह ही होती है। चौथा रीजन कहता है डीएनए स्वयं एक अनुवांशिक है, अनुवांशिक पदार्थ है। तो एक बार जरा मेरे साथ बोलना, जहां पे बैठे हो वहीं से बोलना। कितना लोग बाथरूम में भी होगा तो वहीं से बोलो ना रे। हाँ, आ जाना सर। पहला रीजन क्या है सर, हमने पहला रीजन क्या बताया, इसमें द्विगुणन की, बोलो 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 भाई, क्षमता होती है। ये सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। सबको कसम दे देते हैं, अगर नहीं बोलोगे ना तो बीबी छोड़ देगी तुम लोग। हाँ, फिर कहता है डीएनए की अनुकृत मूल डीएनए अणु की तरह ही होती है। डीएनए एक स्वयं अनुवांशिक पदार्थ है। चलो, कहानी खत्म हो गया। आते हैं सवाल नंबर कितना सर, 15 की तरफ। ये 15 नंबर सवाल तने
संभल संभल के रे भैया, सवाल बनी तागड़ा बा, सवाल में दम है, क्योंकि ये सवाल जो है ना सर ज़्यादातर के आपको दीर्घ उत्तरीय में पूछता है। ये सवाल जो है वो ज़्यादातर के आपको दीर्घ उत्तरीय में पूछता है सर। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताना होगा कि ये क्लास आपको कैसा लग रहा है। सच में ये क्लास अच्छा लग रहा है ना मेरे दोस्त, तो सेशन को लाइक कर देना, अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, और ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि ये क्लास आपको कैसा लग रहा है मेरे दोस्त, ठीक है। बाकी सर हम जरा आते हैं अपनी दुनिया में। कहता है क्या कि तांत्रिक तंत्र की निम्नलिखित कार्य है। हमें पूछा है कि तांत्रिक तंत्र का कार्य लिखें, तांत्रिका तंत्र का कार्य लिखें, तांत्रिका तंत्र के कार्य लिखें, तांत्रिका तंत्र के कार्य लिखें, मतलब तांत्रिका तंत्र के निम्नलिखित कार्य है। पहला कार्य क्या है? यह शरीर की सभी क्रियाओं को नियंत्रण करता है। तांत्रिका तंत्र जो है वो शरीर की सभी क्रियाओं को क्या करता है? नियंत्रण करता है। दूसरा कार्य, शरीर की सभी ऊतकों एवं अंगों में समन्वय स्थापित करता है। शरीर की सभी ऊतकों एवं अंगों में समन्वय स्थापित करता है। तीसरा कार्य, शरीर के आंतरिक वातावरण का नियंत्रण करता है। शरीर के आंतरिक वातावरण का क्या करता है? नियंत्रण करता है। फिर कहता है प्रत्यावर्ती क्रिया द्वारा शरीर की रक्षा करता है। किस क्रिया द्वारा? तो प्रत्यावर्ती क्रिया द्वारा शरीर की रक्षा करता है। फिर कहता है संवेदी अंगों द्वारा बाहरी वातावरण में होने वाली क्रियाओं को मतलब रक्षा करता है। अब मेरे साथ जरा बोलना मेरे दोस्त, जरा देखो सर, थोड़ा सा तकलीफ होगा। पढ़ाई इतना भी आसान नहीं है मेरे दोस्त कि हमने पूरा एकदम जूस की तरह पिला दिए तो एक बार में तुम पचा लिया, ऐसा भी नहीं पढ़ाई है सर। पूरा का पूरा तुम एक बार में नहीं पचा सकते हो। पूरा का पूरा एक बार में पचाओगे सर तो पेट खराब हो जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा रे। इसलिए सर आपको धीरे धीरे पचाना होगा, ठीक है। एक बार हम यहाँ पढ़ा देते हैं, एक बार तुम्हें इसे लिखना होगा और फिर इसको घर जाकर के एक बार और पढ़ना, लिखने टाइम एक बार पढ़ना होगा, फिर एग्जाम से पहले एक बार रिवीजन कर लेना होगा, फिर एग्जाम के दिन रात में पढ़ लेना है और एग्जाम के दिन जाकर के पूरे का पूरे छाप के चले आना है। तब दिखेगा तुम्हें रिजल्ट का मतलब एसके साइंस क्लासेस का पावर, ठीक है सर। हाँ, तो एक बार जरा मेरे साथ आना। हमने बोला क्या है कि तांत्रिका तंत्र के कार्य लिखे। तांत्रिका तंत्र के कौन कौन से कार्य होते हैं? तो सबसे पहला मेरी बातों को समझना, तांत्रिका तंत्र के निम्नलिखित कार्य है। पहला कार्य, यह शरीर की सभी क्रियाओं को क्या करता है? नियंत्रण करता है। हमने क्या बोला है कि तांत्रिका तंत्र के निम्नलिखित कार्य है, लेकिन पहला जो कार्य है यह शरीर की सभी क्रियाओं को क्या करता है? नियंत्रण करता है। दूसरा कार्य, शरीर की सभी ऊतकों एवं अंगों में समन्वय स्थापित करता है। शरीर की सभी ऊतकों एवं अंगों में क्या स्थापित करता है? तो समन्वय स्थापित करता है। तीसरा कार्य कहता है शरीर के आंतरिक वातावरण का क्या करता है? नियंत्रण करता है। शरीर के आंतरिक वातावरण का क्या करता है? नियंत्रण करता है। अगला क्या है? कहता है प्रत्यावर्ती क्रिया द्वारा शरीर की रक्षा करता है। किस क्रिया द्वारा शरीर की रक्षा करता है? तो प्रत्यावर्ती क्रिया द्वारा शरीर की रक्षा करता है। फिर कहता है संवेदी अंगों द्वारा बाहरी वातावरण में होने वाली क्रियाओं को क्या करता है? रक्षा करता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आया और नहीं भी आया तो एक बार मेरे साथ बोलना होगा, जहां पे बैठे हो वहीं पे बोलो। पहला हमने क्या बोला कि तांत्रिका तंत्र के कार्य लिखे। कहता है तांत्रिका तंत्र के निम्नलिखित कार्य है। पहला कार्य, यह शरीर की सभी क्रियाओं को नियंत्रण करता है। दूसरा, शरीर की सभी ऊतकों एवं अंगों में समन्वय स्थापित करता है। सभी ऊतकों एवं अंगों में क्या स्थापित करता है? तो समन्वय स्थापित करता है। शरीर के आंतरिक वातावरण को क्या करता है? नियंत्रण करता है। प्रत्यावर्ती क्रिया द्वारा शरीर की क्या करता है? तो रक्षा करता है। संवेदी अंगों द्वारा बाहरी वातावरण में होने वाली क्रियाओं को क्या करता है? तो रक्षा करता है। ठीक है, चलो सर, यहां तक कहानी खत्म हो गया। अब जरा आते हैं सर हमें सवाल नंबर 16 की तरफ। सवाल नंबर 16 को बताने से पहले एक बार सबका कमेंट बॉक्स में कमेंट होनी चाहिए, अब की बार 475 प्लस।
सब कोई एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, अब की बार 475 प्लस, ठीक है। बाकी हम क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ जाते हैं सर, ठीक है। 16 नंबर सवाल कहते हैं ना जी कि आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है तथा कैसे। आयोडीन की कमी से कौन सा बीमारी होता है तथा कैसे होता है। तो आइएगा, कहता है आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। आए मैं बोला था तो तुमने सुना मामले था। घेंघा रोग का मतलब आवाज फ्रेश नहीं निकलना, तो यह आयोडीन के कारण होती है, ठीक है। तो आज के बाद जब आवाज फ्रेश नहीं निकलेगा ना तो ओकरा बोलना ना कि तुम में आयोडीन की कमी है। क्या अरे भाई कितना पढ़ लिया है, तो डॉक्टर बन गया। जिसका आवाज फ्रेश नहीं निकलेगा तो उसको बोलना है तुम में आयोडीन की कमी है। क्या रे, कहेगा कैसे, तो बोला आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है और तुम में है घेंघा रोग। ठीक है। हाँ, तो हमने क्या बोला है सर कि आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है तथा कैसे होती है। तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। अब कैसे होता है, तो आयोडीन की कमी के कारण थायरोक्सिन नामक हार्मोन उचित मात्रा में स्रावित नहीं हो पाता है। हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में आयोडीन की कमी के कारण थायरोक्सिन नामक एक हार्मोन होता है हमारे शरीर में। कौन सा नामक हार्मोन होता है, तो हमारे शरीर में थायरोक्सिन नामक एक हार्मोन होता है जो आयोडीन की कमी के कारण वो सही तरीका से बॉडी में स्रावित नहीं हो पाता है, ठीक है, स्रावित नहीं हो पाता है, जिससे थायराइड ग्रंथि का आकार काफी बढ़ जाता है। जब थायरोक्सिन नामक हार्मोन पूरे बॉडी में सही तरीका से विकसित नहीं हो पाता है तो थायराइड ग्रंथि का जो आकार है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। जब थायराइड ग्रंथि का आकार काफी बढ़ जाता है तो जिसके कारण, जिसके फलस्वरूप गले में सूजन हो जाता है। जिसके फलस्वरूप हम सबके गले में क्या होता है, सूजन हो जाता है। शरीर की इस तरह अवस्थाओं को घेंघा रोग के नाम से जाना जाता है। बात फिट, मामला फिट, दिल तक गया कि नहीं गया, गया नो रे। तो कमेंट करूँ नु। आ जाना सर। हमने क्या बोला है, हमने बोला कि आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है तथा कैसे होती है। तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग होता है। आयोडीन की कमी के कारण थायरोक्सिन नामक हार्मोन उचित मात्रा में स्रावित नहीं हो पाता है। हमारे शरीर में आयोडीन के कारण थायरोक्सिन नामक जो हार्मोन है वो सही तरीका से स्रावित नहीं हो पाता है, जिससे थायराइड ग्रंथि का आकार काफी बढ़ जाता है। जिससे थायराइड ग्रंथि का जो आकार है वो काफी बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप गले में सूजन हो जाता है। शरीर की इस अवस्था में घेंघा रोग के नाम से जाना जाता है। मैटर खत्म, बात खत्म, कहानी खत्म, मामला फिट। कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है, तेरी सांसों में मेरा सांसें चलती हैं। आओ सर, कहता है क्या कि नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं। हमें बोला है कि नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं, तो कहता है कि ऐसी नाभिकीय अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तथा एक अस्थायी नाभिक का निर्माण करते हैं, उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। हमने क्या बोला है सर कि नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं, तो ऐसी नाभिकीय अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तथा एक अस्थायी नाभिक का निर्माण करता है, इसे क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, तो नाभिकीय संलयन कहते हैं। तो हमने क्या बोला जी, हमने बोला है ना सर कि नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं, तो ऐसी नाभिकीय अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तथा एक अस्थायी नाभिक का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी, अरे एस या नो तो बोलो ना जी, तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़ो ना जी। आपको पता होनी चाहिए सर। हेलो, हाँ बोलिए, क्या बात है, बोलिए। 399 उसका फी है। हाँ फुल कोर्स,
हाँ तब तक रहेगा वो। अरिहंत बुक जाइए ना, वहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ उसका बैनर में। क्लास को करके देखिए, पता चल जाएगा। पिछले क्लास को देख लीजिए। तो जा कर के देख लीजिए, सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा अभी क्लास चल रहा है। ठीक है, अब जरा देखिएगा, कहेगा दृष्टि दोष क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे समझना है सर कि दीर्घ दृष्टि दोष क्या है। कहता है दीर्घ दृष्टि दोष क्या है, इसे दूर करने के लिए हम किस लेंस का उपयोग करते हैं। अच्छा, हमें बोला है ना मेरे दोस्त कि दीर्घ दृष्टि दोष क्या है, इसे दूर करने के लिए हम किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करते हैं। अरे भाई रे भाई, ये तो लफड़ा वाला सवाल आ गया। अब देखो, सुनो ना, यह दीर्घ दृष्टि दोष का दूसरा नाम है दूर दृष्टि दोष। हाँ, कौन दोष? दूर दृष्टि दोष। अब मेरी बातों को समझना सर, हमें बोला है ना सर, क्या हमें बोला है, ए भाई काहे तू छटपटा रहा है। कहता है दीर्घ दृष्टि दोष क्या है, इसे दूर करने के लिए हम किस लेंस का उपयोग करते हैं। तो दीर्घ दृष्टि दोष क्या है, इसे दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। कहता है नेत्र गोलक छोटा होने के कारण, किसको छोटा होने के कारण? नेत्र गोलक। हमें क्या बोला है कि नेत्र गोलक छोटा होने के कारण आंख का लेंस नजदीक की वस्तुओं को प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनाता है। अब समझना मेरे दोस्त, देखो जब इंसान को दूरदृष्टि दोष होता है ना सर, तो हमारे आंख में एक नेत्र गोलक होता है जो सिलियरी मसल्स से लटका हुआ रहता है, और वो सिलियरी मसल्स उसे फैलाने और सिकुड़ाने की काम करता है। ठीक है, तो हमें बोला है कि नेत्र गोलक छोटा होने के कारण आंख का लेंस नजदीक की वस्तुओं को प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनाता है। अब समझना सर कि नेत्र गोलक का छोटा होने के कारण नजदीक का जो वस्तु होता है उसका प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनाता है। हमने क्या बोला है कि नेत्र गोलक का छोटा होने के कारण नजदीक की वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के पीछे बनाता है, इसलिए आंख नजदीक की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाती है। सोचो सर कि नेत्र गोलक का छोटा होने के कारण नजदीक की वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनाता है, और जब नजदीक की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनाएगा तो नजदीक का वस्तु साफ साफ दिख पाएगा? नहीं दिख पाएगा। ठीक है, साफ साफ नहीं दिख पाती है, लेकिन दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख पाती है। इस दृष्टि दोष को, इसे दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं या फिर उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। हमने क्या बोला है, जरा मेरी बातों को समझना। नेत्र गोलक का छोटा होने के कारण निकट की वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनाता है, जिसके कारण नजदीक की वस्तु साफ साफ नहीं दिख पाता है और दूर की वस्तु साफ साफ दिख पाता है। इसे दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। मैटर खत्म, बात खत्म, मामला फिट। अब समझना मेरी बातों को सर, हमें बातों को फिर से एक बार सुनना, क्योंकि कहता ना मेरे दोस्त कि कहता ना सर कि जिंदगी में सबको सब कुछ विरासत में नहीं मिलती, कई रातें बितानी पड़ती है किताबों के साथ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बाबू सोना, आई एम इंटरेस्टेड इन सक्सेसफुल होना मेरे दोस्त। तो आपके अंदर कुछ यूनिक होनी चाहिए, और ना है ना यूनिक जी, तो अभी तुम यूनिक बनो, क्योंकि जब तक तुम यूनिक नहीं बनोगे सर, तो वो झोपड़ी वाला घर महल में कौन बदलेगा? वो मम्मी पापा जो घर में बैठे हैं उनकी सपना को कौन साकार करेगा? उनकी जो पूरी सपना आंखों में दिखता है, जो उनकी आंखों में बड़ी बड़ी सपना दिखता है, वो सपना को कौन पूरा करेगा? क्योंकि जब आप अच्छे कर जाओगे ना, तो आपकी मम्मी पापा का उम्र 20 साल बढ़ जाएगा, और जब आप नालायक निकल जाओगे ना मेरे दोस्त, तो आपकी मम्मी पापा का उम्र 20 साल घट जाएगा। ये बात आप समझा करो, और नहीं समझोगे ना मेरे दोस्त, तो आने वाला टाइम में फिर तुम्हारे साथ भी वही हालात होगा। क्योंकि कहता है मेरे दोस्त कि मुझे मोहब्बत है इस हाथ की 10 अंगुलियां से। कहता है कि मुझे मोहब्बत है इस हाथ की 10 अंगुलियां से, क्योंकि पता ना माँ ने किस अंगुली पकड़कर मुझे चलना सिखाई, पता ना माँ किस अंगुली पकड़कर मुझे चलना सिखाई। ये बात आप समझा करो मेरे दोस्त, क्योंकि अब नहीं समझोगे तो कब समझोगे तुम। ठीक है सर, आ जाना सर। हमने क्या बोला है कि दीर्घ दृष्टि दोष क्या है,
इससे दूर करने के लिए हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो आ जाना। कहता है नेत्र गोलक छोटा होने के कारण आंख का लेंस नजदीक की वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनाता है, इसलिए आंख नजदीक की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाता है, लेकिन दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख पाता है। इसे दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। मैटर खत्म, मामला फिट। आइएगा सर, अगला क्या कहता है जनी गौर करिएगा कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है। आओ सर, कहता है कि विषम पोषी पोषण क्या है? अच्छा, हमें बोला है ना कि विषम पोषी पोषण क्या है, तो क्या कहता है कि विषम पोषी पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषण ना कर किसी अन्य स्रोतों पर निर्भर करता, उसे विषम पोषी पोषण कहते हैं। यानी कहे के मतलब है ना जी कि विषम पोषी पोषण वो पोषण होगा जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाएगा, ककरों पर निर्भर रखेगा। सोचो, जैसे तुम अभी किस पे निर्भर हो? अपनी मम्मी पापा पे। एक तरह से तुम भी विषम पोषी पोषण हो, क्योंकि तुमको तो अपना खाना के मतलब है नहीं, कमाते तो हो नहीं। अब पढ़ने के लिए तुमको भेजा गया तो अच्छा से पढ़ोगे नहीं, सर लतिया के मार दो। ठीक है, ऐसे मैं सच बताता हूँ मेरे दोस्त, बहुत आँख मेरा ना बहुत फड़कता है जब देखता हूँ कि मम्मी पापा कितने मेहनत करके घर पैसा देता है बच्चों को पढ़ने के लिए, और बच्चा टंडेली करता है सर, उस टाइम फुटनबाजी करता है, तो मेरे को लगता है मार के फाड़ दो सर। हाँ, तो समझना चाहिए सर चीज़ों को, हमने कभी नहीं किया वो सब, इस बात को समझा करो। ठीक है सर, आ जाना सर किए, बट हल्का फल्का आइएगा सर थोड़ा। हेलो, हाँ बोलिए, क्या पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, मिल जाएगा। क्या 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 बोले? क्या बोले जी? पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, मिल जाएगा यही नंबर पे। हाँ चलिए आइएगा तनी सर, कहता है क्या, जरा गौर करिएगा कि विषम पोषी पोषण क्या है। तो कहता है विषम पोषी पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषण ना कर किसी अन्य स्रोतों पर निर्भर करता है, उसे विषम पोषी पोषण कहते हैं। ठीक है, विषम पोषी पोषण 3 प्रकार के होते हैं। हमसे पूछा या कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला मृतजीवी पोषण होता है, परजीवी पोषण होता है, प्राणी सम पोषण होता है। मैटर खत्म है ना सर? हाँ, यहां तक सबको समझ में आ गया। अगला आइएगा सर 20 नंबर सवाल की तरफ। आज की क्लास का अंतिम सवाल क्या कहता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का 2 उपयोग को लिखे। प्लास्टर ऑफ पेरिस के 2 उपयोग को लिखे। पहला, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निम्नलिखित उपयोग है। ठीक है, पहला उपयोग, इसका उपयोग अग्निरोधक पदार्थ बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग खिलौना सजावट के सामानों, मृतजीवी या फिर मूर्तियों को बनाने में किया जाता है। ठीक है, खिलौना सजावट और मूर्तियों को बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। आप लोग जरा बताइएगा सर कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 इंटू 1/2H2। तो आप लोग जरा इसका रासायनिक नाम बताइएगा कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है। सबका कमेंट बॉक्स में आनी चाहिए, जिसका सही कमेंट रहेगा उसको हम अगला वीडियो में नाम भी लेंगे। ठीक है सर, तो आज तक की क्लास इतना ही रहेगा, लेकिन ये क्लास कैसा लगा जरा कमेंट करके बताना सर। बाकी सर माफ़ करना अगर कहीं कुछ गलती भुला गया तो। ठीक है, ऐसा माफ़ क्या करेगा। हाँ ठीक है सर, अच्छे से पढ़ाई करो, फिर शाम को 8 बजे फिर मिलते हैं ना, आप सबके साथ रूबरू होते हैं ना, वेलकम करेंगे सर। 8 बजे जरूर आना लाइव क्लासेस में। ठीक है, बाकी थैंक यू, लव यू, देखते रहना SK साइंस क्लासेस, साथ ही अपना प्यार देते रहना, सपोर्ट करते रहना। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर भी देना, सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, बाकी थैंक यू, लव यू।